Hey guys, again we are here for the class of metals and non-metals. Till yesterday, we have just concluded the reaction of metal with air and water. But today, we will have the class of metal and non-metals. But today's class, we will complete the reaction of metal, how metal reacts with different acids. And then how metallic oxide reacts with water, and what are the products. And the same topic, that is how metallic oxides, like different metallic oxides, aluminum oxide, zinc oxide, how they react with acid and base. There are some interesting questions that we will cover on aluminum oxide and zinc oxides. And then we will have the reactivity series, from the highly reactive element like potassium to the least reactive element like gold. Okay, then we will have how metal reacts with metallic solution or salt solutions, and what is the products are formed, and the kind of chemical formula that you have to remember on those products that will be formed. Okay, so the today's class will have very much interesting. So just watch the class and enjoy. Subscribe and press the bell icon, and never forget to like our videos. So now let's start the class. So here we will see the reaction of metal with dilute acid. एयर एंड वाटर के साथ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये आता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन. सो व्हेन मेटल विल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं क्योंकि ये सेफ है. इट इज ऑलवेज सेफ्टी फॉर द सेफ्टी पर्पज. सो व्हेन द मेटल विल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, इट विल फॉर्म मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. सो ये जो मेटालिक सॉल्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे एक क्या होगा, मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा. सो बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, द मेटल एंड नॉन मेटल both will form, both metal and non metal both will form the metallic salt, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं. ये सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड. ओके, सो पहला एग्जांपल आता है. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब भी सोडियम के नाम हम दिखते हैं या सुनते हैं तो हमको एक ही याद आनी चाहिए कि सोडियम इज अल्कली मेटल एंड इज हाईली रिएक्टिव. ये एयर के साथ रिएक्ट करके ब्रस्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके भी ब्रस्ट करता है, इसीलिए इसको हम केरोसिन में ही रखते हैं. ये इतना खतरनाक है. ओके, सो यहाँ पे सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए वेरी मच स्ट्रॉन्ग एसिड. इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. यहाँ पे सोडियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा. ओके, सो इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड. तो क्यों सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो आयन मिलते हैं वो H+ आयन, एक H+ आयन और दूसरा है क्लोरीन आयन. H+ आयन Cl- आयन. तो सोडियम तो Na+ है, ये मेटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा. तो मतलब ये सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों मिलके फॉर्म करेंगे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड. सो NaCl+ hydrogen gas will be also released. From the simple chemical reaction of metal and acid, we know that metal salt will form and hydrogen will be formed. यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि क्यों सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है. तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है. नाउ कम टू
नंबर 2, सो यहाँ पे मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम अल्कली मेटल नहीं है। ओके, सो व्हेन मैग्नीशियम मेटल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होने से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे भी वही है, मैग्नीशियम ये मेटल है इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पे क्लोरीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन सबको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो एक ही नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, सो यहाँ पे मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही कंपाउंड फॉर्म करेगी, सो इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। ओके, सो मैग्नीशियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट। Okay, so this salt is formed with the release of hydrogen gas. So आपको ये पता चल गया, अगर कोई मेटल किसी भी तरह के एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, मतलब कि जहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वहाँ पे वो सॉल्ट फॉर्म करेगी। ओके, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और सॉल्ट भी फॉर्म होगा वहाँ पे। तो नंबर 3 पे आ जाओ। सो here it says when zinc reacts with dilute sulfuric acid, zinc reacts with dilute sulfuric acid, यहाँ पे भी H प्लस आयन फॉर्म होगा, ये वाटर के साथ अगर डीजल होगा यहाँ पे H प्लस आयन फॉर्म होगा, H प्लस आयन भी विल ऑल्सो फॉर्म, और ये जो SO4 है ये SO4 माइनस आयन फॉर्म करेगा। तो मुझे बता, तो जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है? जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा यहाँ पे सॉल्ट, सो द सॉल्ट विल बी जिंक सल्फेट। तो सॉल्ट कैसे बनता है आपको ये पता होनी चाहिए। आपको तो एसिड मिल गया और मेटल मिल गया, लेकिन जो सॉल्ट मिलेगा वो किस तरह का होगा, सो हाउ इट विल बी। और हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा, ये तो याद रह गया, लेकिन ये सॉल्ट लिखना जब हम लिखेंगे यहीं पे ही दिक्कत होगी। अगर इसी दिक्कत को दूरी करने के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड व्हिच वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये दोनों पता चल गया कि व्हिच वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, व्हिच वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी कैन राइट द सॉल्ट। ओके, इजीली कैन राइट। नेक्स्ट कम टू कहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, मतलब यहाँ पे एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है, मेटल कोई भी मेटल, मतलब ये जो मेटल हम लेंगे अभी, मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ये एसिड कौन सा है? HNO3, ये HNO3 है, HNO3, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। तो देखो, तो व्हाई द हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा, सो हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी रिलीज। रीजन क्या है इसका? सो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब ये है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन। ओके, it will give oxygen. So to whom it will give oxygen? It will give oxygen to hydrogen. जो हाइड्रोजन रिलीज होगा उसको ही ये ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही है, मतलब कि ये ऑक्सीजन लूज करेगा, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसको ऑक्सीजन देगा वो है हाइड्रोजन, इट विल रिसीव ऑक्सीजन। ओके, सो मतलब नाइट्रिक एसिड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको एनी मेटल और एनीथिंग दैट विल बी रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्या रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि जो ऑक्सीजन रिड्यूस करेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सो ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है? हाइड्रोजन को। सो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? नाइट्रिक एसिड है।
तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगा? ये तो वाटर पे फॉर्म हो जाएगा, सो इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। सो यहाँ पे ये याद रखना है, अगर कोई भी मेटल को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन की जो प्रोडक्ट साइड है वहां पे हमको वाटर मिलेगा, वी विल गेट वाटर, वी विल गेट वाटर। ओके, सो व्हेन नाइट्रिक एसिड विल बी रिड्यूस्ड, जब नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होगा मतलब ये नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ऐसा ही होगा। ओके, सो नाइट्रिक एसिड का बात याद रखना है, नाइट्रिक एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट याद रखना है, यहाँ पे वाटर रिलीज होगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो यहाँ पे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये भी सब मेटल हैं जो कि नोबेल मेटल्स इसको इन सबको कहे जाते हैं। All these are noble metals. So why these are called as noble metals? Because the reason is they are not reacting with water or dilute acid. ये dilute acid हो या फिर water हो, इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब ये नोबेल एलिमेंट्स नहीं है, मतलब कि इनके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे ये the thing here is they are not reacting with water or dilute acid. ओके, सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स? सो यहाँ पे बात आएगी, तो कौन सी मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है? ओके, जिस तरह की पोटेशियम, और कौन सी मेटल है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है? सिल्वर, और सिल्वर से भी लीस्ट रिएक्टिव है मेटल जो गोल्ड है। ओके, सो इसके बारे में हम बाद में जाकर बहुत जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको भी जानेंगे। तो चलते हैं दूसरी नंबर पेज, मेटल ऑक्साइड। सो अभी हमने कंप्लीट क्या किया? अभी हमने कंप्लीट किया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन कंप्लीट किया। ओके, सो वहां पे हमने ये जाना कि ये सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन भी दबा, हाइड्रोजन भी रिलीज होगा, लेकिन वहां पे भी एक एक्सेप्शन था, केमिस्ट्री का मतलब ही एक्सेप्शन है भाई, मतलब वहां पे वाटर रिलीज होगा। तो कौन सी कंपाउंड और कौन सी एसिड पे वाटर रिलीज होगा? वहां पे नाइट्रिक एसिड पे वाटर रिलीज होगा। नाइट्रिक एसिड को याद रखना है HNO3। ओके, सो अभी देखते हैं मेटल ऑक्साइड के बारे में। सो मेटल ऑक्साइड, सो फर्स्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे ये बोल दिया कि दीज आर ऑल बेसिक, तो बेसिक का मतलब आपको पता है। ओके, so the aqueous solution of metal oxide turn red litmus into blue। so यहाँ पे ये भी हमने पा लिया कि अगर ये बेसिक इन नेचर है तो इसका मतलब है अगर हम रेड लिटमस पेपर को, इफ विल डीप द रेड लिटमस पेपर इन द मेटालिक ऑक्साइड्स, और इफ it will react with it, the red litmus paper will turn into blue litmus paper in the solution of metallic oxide। समझ में आती है? अगर हम रेड लिटमस पेपर को मेटालिक ऑक्साइड का सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो हमको ब्लू लिटमस मिलेगा। ओके, सो इस तो यहाँ पे पता चल गया है कि ये बेसिक इन नेचर है। ओके, तो मेटालिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर, अगर मेटालिक ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, द रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, सो व्हाट हैपेंस when metal oxide reacts with water? Most of the metal oxides are insoluble in water. Most of the metal oxide are insoluble in water. Okay, लेकिन कुछ हैं जो कि soluble होते हैं, मतलब कि all the alkali metal oxides, all the alkali metal oxide। तो alkali metal oxide कौन से हैं? अगर सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ओके, ये सब alkali metal oxide हैं, and these are all soluble in water। so alkali metal oxide gives strong base when dissolved in water। अगर ये सब metal oxide मतलब कि alkali metal oxides when they will be dissolved in water they will give strong base। so all of these metal oxide will give strong base। strong base क्यों कहे, why we call them as a strong base, ये बात भी हम यहाँ पे जानेंगे। so the first reaction is, first point is the reaction of sodium oxide with water।
रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर। ये सोडियम ऑक्साइड है, मतलब कि ये अल्काली ऑक्साइड है। सो सोडियम ऑक्साइड गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर। सोडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये हाइड्रोक्साइड OH आयन कहाँ से आया, मतलब कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल विल रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनके साथ रिएक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो Na है, सोडियम है, ये Na+ है। यहाँ पे जो वाटर का आयंस निकलेगा वो H+ होगा, कुछ आयंस H+ होंगे और कुछ आयन OH- होंगे। So OH- ion are electronegative. So electropositive metal and electronegative polyatomic ion. So both will react and they will form a base, that is sodium hydroxide. So ये बात समझ में आई। अगर एक मेटल हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब के एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब यही है, अगर हम कोई भी बेस को वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, विल गेट हाइड्रोक्साइड आयन, विल गेट हाइड्रोक्साइड आयन। इफ विल dip this sodium hydroxide in the water, when it will dissolve it will form lot of amount of hydroxide ion. So यहाँ से ये पता चलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। Okay, next come to number 2. The reaction of a potassium oxide with water. Reaction of a potassium oxide with water. Potassium oxide gives potassium hydroxide when reacts with water. तो पोटेशियम ऑक्साइड क्या है, अल्काली ऑक्साइड है। अगर पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, when it will react with water it will give potassium hydroxide, it will give potassium हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी यहाँ पे रिलीज होगा व्हेन इट विल बी डिप्ड इन वाटर, व्हेन इट विल डिजॉल्व इन वाटर। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल व्हेन रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलीएटॉमिक आयंस दे विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ओके, सो ऐसे ही छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको समझना है। If you will get to understand all this, then you will be able to know anything. You can understand anything that is in chemistry. Okay? आपको डर ही नहीं लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमने बहुत सारे ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन देखा है। यहाँ पे देखते हैं जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। जो पिछले पेज पे जो हमने दिखा, reaction of sodium and potassium oxide with water. So these are all the alkali metal oxide. But in this page we will look into zinc oxide and aluminum oxide. उनका रिएक्शन किसके साथ, किसके साथ वो जानेंगे किसके साथ है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब कि यहाँ पे जिंक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर ये दोनों वाटर पे इनसॉल्युबल हैं, ओके, इफ ऑल दीज टू मेटल्स, मेटल के ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, so that means the reaction will not be formed, there will be no reaction. तो मतलब ये, so these two metal oxide must be reacting with any other substance. Yes, they are reacting with any other substance. मतलब इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को हमको समझना पड़ेगा। That means we must understand their chemical property. So how they are in chemical nature, मतलब कि वो एम्फोटेरिक होते हैं इन केमिकल नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, मतलब जो कोई भी मेटल हो या मेटलिक ऑक्साइड हो या कंपाउंड हो जिसका नेचर एसिडिक होगा और बेसिक भी होगा। मतलब an amphoteric substance shows both acidic and basic character. मतलब aluminum oxide and zinc oxide both are acidic and basic in character. Acidic भी है
बेसिक भी है, एल्यूमिनियम एंड जिंक। मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए इनका कैरेक्टर ऐसा ही हो गया है। मतलब ये जिंक भी है, एसिडिक भी है और बेसिक कैरेक्टर भी है। इट रिएक्ट्स विथ बेस लाइक एसिड। मतलब ये जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ बेस, ये जो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल बिहेव लाइक एसिड। When they will react with base, they will behave like acid. When they will react with acid, they will behave like base. जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे बेस की तरह बिहेव करेंगे, जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो देखते हैं इनका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है? सो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बेस। जिंक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, सो व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। मतलब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सो अगर बेस के साथ जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो इट विल बिहेव लाइक ए एसिड। सो इन दिस रिएक्शन सोडियम जिंकेट एंड वाटर इज फॉर्म। ये जो कंपाउंड है और मोलेकुलर फार्मूला है इसको याद रखना है यहाँ पे। सो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट। ओके, इट फॉर्म्स सोडियम जिंकेट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन। यहाँ पे जरूर एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क वाला, एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे सोडियम जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक एसिड। सो यहाँ पे ये एसिड। सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस व्हाट डिड दे फॉर्म? उनका प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्ट ही होता है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, सो एसिड और बेस का रिएक्शन एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। सो सोडियम जिंकेट इज ए सॉल्ट। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट सो जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक ए एसिड हियर। तो हमको तो ये पहले से पता था कि ऑल मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, लेकिन यहाँ पे ये एसिड शो कर रहा है क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर 2 एक्सेप्शन, दे आर शोइंग बोथ एसिडिक एंड बेस कैरेक्टर। सो नाउ अगर हम अब जिंक ऑक्साइड को एक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, इफ जिंक ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ एन एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सो व्हाट इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड। सो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज एन एसिड एंड जिंक ऑक्साइड इट इज बिहेविंग नाउ लाइक ए बेस। सो जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक ए बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए एसिड। So acid and base का reaction, the product will be salt and water will be also formed. So यहाँ पे water क्यों फॉर्म होता है? हाइड्रोजन क्यों नहीं फॉर्म होता है? So ये भी एक चीज है। Okay, so why water is forming? So यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो वाटर, that means zinc oxide is the oxidizing agent. It will release the oxygen, it will give the oxygen to the hydrogen. So ये water ही होगा. Okay, so now all this complete. Now come to aluminium oxide. So how aluminium oxide behaves like a base when it reacts with a acid? How aluminium oxide behaves like a acid when it reacts with a base? So same to same reaction है, मतलब aluminium oxide is both acidic and basic in nature. Okay, when it will react with a base it will behave like acid. When it will react with acid it will behave like a base. When it will react with acid it will behave like a base. ये पॉइंट याद रखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड का। ओके, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट, इट गिव्स सोडियम एल्यूमिनेट विथ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, मतलब ये बेस है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक ए एसिड हियर, हियर इट इज बिहेविंग लाइक एसिड एंड दिस इज अ बेस। सो बेस और एसिड का रिएक्शन, प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट। Okay, the product will be salt. Here the product is salt. Product is the salt and water. So salt and water form होगा. And then is aluminium oxide react with acid.
When aluminum oxide react with acid, so it will behave like a base. It is now behaving like a base. So now with this we are now completing the metallic oxide reaction. So now we are getting here is a salt. Okay, so acid and base का reaction क्या होगा? Salt and water. Okay, salt and water. So ये base है, acid है, the product will be salt. So हमने metallic oxide में ये सब जाना, the reaction of alkali metallic oxides and the reaction of zinc oxide and aluminum oxide, and how they are behaving like both acid and both base, and why they are called as amphoteric in nature. Okay, now come to the next slide. So the reactivity series of metals. So there are a different reactivity of different metals. मतलब यहाँ पे एक मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव है, and there is also another metal which is least reactive. So the order of intensity or the order of reactivity of metal is known as reactivity series. Order of reactivity of metal is known as reactivity series. So in the reactivity series ये सब मेटल हैं, मतलब copper, gold, silver are the bottom. That means they are least reactive metals, and hence they are called as least reactive. And these metals are known as noble metals. So noble metals which are called as noble metals, copper, gold and silver are called as noble metals. Potassium is at the top of the series, hence most reactive. So potassium को टॉप पे रखना है. ओके, सो ये एक मेटल है, अगर किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, किसी के साथ भी, एयर, वाटर, एसिड, किसके साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई it is called as high reactive element or the most reactive element. Okay, so this is the complete of reactivity series. लेकिन reactivity series को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है. Okay, so you can see here the trick. So what is the trick here? The trick is please stop calling me a careless zebra. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper shapes gold. Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper shapes gold. Please for potassium. So first letter is P. P for potassium. Stop for sodium. Calling calcium. Me magnesium. A aluminium. Careless carbon. Zebra zinc. Instead, iron. Try tin. Learning lead. How hydrogen. Copper. And shapes silver. Gold. So gold है यहाँ पे least reactive element है. Okay, please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper shapes gold. अगर ये ट्रिक को याद रखिए, so you have 1 point in your pocket in the board exam. Okay, so there is mostly a short question from this reactivity series. Okay, mostly. So now come to the next slide. Reaction of metals with the solution of other metals. Reaction of metals with the solution of other metals. ये reaction को हम simply ये कहते हैं the displacement reaction. This reaction is also called as the displacement reaction. तो displacement reaction के बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए. तो पहले से हमने जाना है what is displacement reaction. In displacement reaction, a highly reactive metal, मतलब a highly reactive metal, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? This will react with a least reactive metal which is in a compound और a salt, जो कि एक सॉल्ट पे या कंपाउंड में या सॉल्यूशन में होगा. ओके, ये कोई भी एक सॉल्यूशन में होगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल का एक सॉल्यूशन होगा. वहां पे ये क्या होगा? द हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके, मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन से लीस्ट रिएक्टिव मेटल को हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा, उसका प्लेस ये ले जाएगा हाईली रिएक्टिव मेटल. ओके, सो इफ विल टेक मेटल ए एंड द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन, देन मेटल ए विल रिप्लेस मेटल बी, सो दैट विल फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी. यहाँ पे मेटल बी अकेला पड़ जाएगा.
ये लीस्ट रिएक्टिव है इसलिए ये अकेला पड़ जाएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम एलोन when there will be displacement reaction. So example देखते हैं. So the first example is iron displaces copper from copper sulfate solution. Iron और copper इन दोनों के बीच iron is mostly reactive, that means a highly reactive element, highly reactive metal, and copper is least reactive metal which is in a solution, metallic solution. So highly reactive metal will displace the least reactive metal from the salt solution. Okay, so it will form iron sulfate. It will form iron sulfate. So iron will take the place of a copper and it will form iron sulfate plus copper and the copper will be alone. Okay. Similarly, now look at the second example. Similarly, aluminium and zinc displace copper from the solution of a copper sulfate. Aluminium is displacing copper. Aluminium and copper, ये दोनों में से कौन सा हाईली रिएक्टिव मेटल है? एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट विल डिस्प्लेस कॉपर. ओके, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा. ओके, एंड इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर विल बी बिकम ए एलोन. ओके, एंड नेक्स्ट देन यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन आल्सो. ओके, एंड नेवर मिस एनी काइंड ऑफ इक्वेशन non-balanced way. Okay, always balance the equation, then submit. Similarly, when zinc will react with copper sulfate, so zinc and copper, from both of the two, which one is mostly reactive, highly reactive? Zinc is highly reactive. So zinc will displace the copper from its place and it will form zinc sulfate and copper will be alone here. Okay, so यहाँ पे you must have to know the reactivity series. If you are able to remember the reactivity series completely, okay, just remember the tree, then you will be able to find out which one is a highly reactive element, which one is least reactive metal, highly reactive metal, least reactive metal. So when you will get to know which one is a highly reactive metal and which one is a least reactive metal, then you can easily get to know if the reaction is going to happen or not. If the reaction is going to happen, then it will displace the position of the metallic salt and it will displace the metal from the metallic salt and take that position. Okay, so now come to example number 3. So when copper is dipped in the solution of silver nitrate, copper and silver from both of the two, so you here get to know that every metal is displacing copper but copper किसी को displace नहीं कर रहा था. Okay, so now copper have the wish to displace any metal. So copper के पीछे कौन है? Copper के पीछे silver. So copper will now displace silver from its position because copper is a highly reactive metal now. From whom? From silver, and silver is least reactive. So copper will displace silver from its position and take its position. Copper nitrate will be formed. So copper nitrate plus silver will be alone because we know silver is least reactive. और उसके पीछे भी है गोल्ड, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता. ओके, सो इसीलिए इसको नोबेल मेटल भी कहते हैं. ओके, दैट्स व्हाई यूज इट एज ornaments. Okay, it never fades its shining. Okay, so now come to this last page and there are some question based answers. मतलब अगर कोई मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो कैसे पता चला गया? So how will you get to know that the reaction is going to happen or not? So silver metal does not react with copper sulfate solution. Why? Because silver is least reactive, copper is highly reactive element. Okay, so the silver will never be able to displace copper from its place, so it will not be a displacement reaction and there will be no reaction. Reaction ही नहीं होगा. Let's come to second example. अगर गोल्ड और कॉपर सल्फेट के बीच रिएक्शन किया जाएगा, गोल्ड एंड कॉपर सल्फेट के बीच, so will it able to displace copper? Okay, so the gold will never be able to displace copper because gold is least reactive than copper. Copper is highly reactive here. Here copper is highly reactive, gold is less reactive. That is why the no reaction will happen. Okay, now the last. No reaction
also takes place when copper is dipped in the solution of aluminum nitrate. So aluminum and copper, from both of them, aluminum is highly reactive and copper is less reactive. Okay, so aluminum is highly reactive and copper is less reactive. That means how can copper will displace aluminum? So it will never be able to displace aluminum. So there will be no reaction. So ऐसे भी question asked. So this kind of question can come out if this reaction will happen or not. If yes, it happens, then what is the name of the reaction and what are will be the products. Okay, ये आपको याद रखना है. Okay. Hey guys, thank you for watching our video till the end. So today we have completely discussed about the physical and chemical properties of metals on today's class, also in yesterday's class. And in tomorrow's class, we will have a brief discussion about non-metals and what are their physical properties, what are their chemical properties, and when there is no reaction of no chemical reaction of non-metals and why. Okay, so we will end this topic on tomorrow. So till then, enjoy your days and please like, share and subscribe to our channel, and that will give us immense pleasure. So thank you.